अफसाना लेकिन तहरीर कर्नल ताहिर महमूद। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन भट्ट है। पेशे के एतबार से मैं एक टीचर हूँ। मेरी ज़िंदगी में पहला पैशन ये था कि मैं CSS करूँ और एक ज़बरदस्त प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी गुजारूँ जिसमें टैका हो, हटो बचो। लेकिन जब 2 दफ़ा मैंने CSS का इम्तहान दिया तो मुझे अंगूरों के खट्टे होने पे यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया। ये पैशन मेरा और मेरे वालिद साहब का मुश्तरका था। दूसरा पैशन खालिस्तान वालिद साहब का था और वो था कि मैं MA इंग्लिश करूँ। वालिद साहब का यकीन था कि इंग्लिश एक ऐसी ज़ुबान है जो आपको इज़्ज़त, दौलत और शोहरत तकरीबन हर चीज़ लेने में मदद करती है। वालिद साहब के हुक्म पे मैंने खूब मेहनत की और MA इंग्लिश 2nd डिवीज़न में पास कर। MA इंग्लिश 2nd डिवीज़न अगर आपने पास किया हो तो फिर आपको नौकरी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये वाहिद सब्जेक्ट है कि जिसमें इश्तिहार में अक्सर ये लिखा होता है कि 3rd डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते। मेरा अपना पैशन आर्कियोलॉजी था। मैं बहुत लड़कपन से ही आसार कदीमा जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मुख्तलिफ साइट्स में अपने पॉकेट मनी जमा करके दोस्तों के साथ इन जगहों पे जाता। उसके अलावा दुनिया भर में जहाँ मुझे पता चलता कि कोई ऐसा जरीदा है जो आर्कियोलॉजी के बारे में लिखता है तो मैं किसी ना किसी तरीके से उसको हासिल करता। अपने मुल्क में भी आर्कियोलॉजी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है उसकी मैंने बुक स्टडी की और फिर मैं आर्कियोलॉजी में काफ़ी माहिर हो गया। अब मेरा रोज़गार मेनली तो इंग्लिश की टीचिंग थी, लेकिन पार्ट टाइम के तौर पे मैं टूरिस्ट गाइड बन गया। लेकिन मैंने उसमें कुछ हदूद मुकर्रर कर ली कि मैं सिर्फ जो गवर्नमेंट के बड़े डेलीगेशंस होंगे उनको, या जो फॉरेनर्स होंगे, या बहुत बड़े कोई कारोबारी इदारे होंगे, मैं सिर्फ उनको इंटरटेन करूँगा और आम लोगों को मैं उन लोगों पे छोड़ दूँगा जो बेचारे हर आसार कदीमा की साइट पे छोटी छोटी किताबें, डायरियाँ लेके खड़े रहते हैं ताकि शाम को अपने घर वालों के लिए कुछ नान नकवा का इंतज़ाम करें। उस दिन मैं कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठा था तो मुझे हुसैन एंड सन्स जो एक टूरिस्ट गाइड कंपनी है उनके CEO का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, प्रोफेसर शाम को अगर आप तशरीफ़ लें तो कुछ क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर लें। मैंने कहा ठीक है, मैं मगरिब के टाइम पे आपके ऑफिस में हाज़िर हो जाऊँगा। मगरिब के टाइम पे मैं हुसैन एंड सन्स के ऑफिस में चला गया। इसके मालिक माशाल्लाह बहुत अहले ज़ौक़ थे। जितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना ऑफिस डेकोरेट किया था और अपने पेशे के एतबार से वो बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी से 4 स्टूडेंट्स आए हैं और वो कुछ ग्रुप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता दें। वो हमें उस कमरे में ले गए जहाँ 4 नौजवान बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा उनसे तारुफ कराया और खुद चले गए। इन 4 स्टूडेंट्स में एक तालिब इल्म इंडिया से थे जिनका नाम कृष्ण चंद्र था, एक मिस्र से थे जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, एक बरतानिया से थे जिनका नाम जोसेफ था और जर्मनी के स्टूडेंट का नाम मुझे भूल रहा है। कृष्ण चंद्र बहुत प्यारी हिंदी बोलता था, इसलिए मैंने सोचा कि हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो मैं उसी से ही बात कर लूँ। कृष्ण चंद्र ने मुझे बताया कि हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम किसी ऐसे तबाहशुदा शहर के बारे में रिसर्च करें जो ना तो किसी कुदरती आफत जैसे ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान और ना किसी इंसान की बनाई हुई आफत जैसे कोई हवाई हमला, ज़मीनी हमला या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के तौर पे
तबाह हुआ हो। तो हमें लोगों ने गाइड किया कि यहाँ पे कुछ शायद एक ऐसा शहर है। तय ये पाया कि हम तकरीबन 1 हफ्ता इसकी साइट सीइंग करेंगे, जो ग्रुप की रिक्वायरमेंट है रिसर्च की वो करेंगे, और फिर एक दिन मैं इनको इस शहर की कहानी सुनाऊंगा। तो तय ये पाया कि अगले दिन सुबह 9 बजे हम पहले विजिट पे निकलेंगे। मेरे पास अपनी एक जीप थी जो मैं इस काम के लिए यूज़ करता था। सुबह मैं 9 बजे ग्रुप के हॉस्टल पहुंच गया, जो एक गेस्ट रूम टाइप ही था। 9 बजे उनको लेके मैं आर्कियोलॉजिकल साइट पे जाने के लिए रवाना हो गया। वो वहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे थी। यहाँ पे महकमा टूरिज़म ने भी 3 बसेस चलाई हुई थी, जिनमें एक सुबह 8, एक 8:30 और एक 9 बजे जाती थी, और मौसम के लिहाज से मगरिब के टाइम पे वो वापस आ जाती थी। गर्मियों में कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता था, सर्दियों में कुछ कम टाइम मिलता। उसमें खाने पीने का भी इंतज़ाम था, और एक रिकॉर्डिंग भी चलती रहती थी जो लोगों को इलाके के बारे में बताती थी। उनके मखसूस 2-3 स्टाफ थे जहाँ पे वो रुकती, लोग निकल कर घूमते फिरते और फिर आकर बैठ जाते। लेकिन उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। पहले दिन जब हम वहाँ पर गए तो मेरे क्लाइंट्स देखकर हैरान हो रहे थे कि ये तो एक जीता जागता शहर लग रहा है। हर तरफ खूबसूरत इमारतें, कुशादा सड़कें, बहुत से दरख्त, लेकिन दरख्त सारे शायद जल चुके थे क्योंकि उन पर कोई पत्ता नहीं था, सिर्फ तने और कुछ टहनियाँ थी। जब से यूनाइटेड नेशन ने इसको बैनुल-अक़वामी विरसा करार दिया था, तो हर अहम सेक्टर पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें इंग्लिश और उर्दू में उस इलाके की तारीखी अहमियत बयान की गई थी। तकरीबन तमाम बड़े बड़े जो घर थे उनको सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद गेट से हमें कई घरों के अंदर गाड़ियाँ और बाकी चीज़ें नजर आती थी। जब आर्कियोलॉजी वालों ने इस शहर को टेक ओवर किया था तो तकरीबन सारे घरों, इमारतों को डिटेल से चेक किया गया था, और उसमें तकरीबन 100 इंसानी लाशें भी मिली थी, जो कुछ बूढ़े लोग जिनको उनके घर वाले अफरा तफरी में शायद छोड़कर चले गए। इसमें कुछ पहाड़ी इलाका भी था। हम उस तरफ गए तो वहाँ काफ़ी सारे जानवरों के ढांचे पड़े थे, जैसे अजदहा, बड़ी सी एक लेजर्ड थी, कुछ लोमड़ी और गीदड़ वगैरह। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों को जिनको प्रिजर्व कर दिया गया। ग्रुप के अंदर रिसर्च कर रहा था, इसलिए वो एक एक जगह पर बहुत टाइम लगाते थे, और 5 दिनों में बमुश्किल हम शहर का अहाता कर पाए। 6ठा दिन हमारा मुख्तस था कि हम इस शहर की जो कहानी है वो सुनाएंगे। तय ये पाया कि 6ठे दिन यानी आखिरी दिन वो लोग मेरे घर पे आएंगे और वहाँ ही उनको प्रेजेंटेशन की शक्ल में इस शहर का जो भी तारीखी एक नक्शा है वो खींचा जाएगा। दूसरे दिन वो लोग 10 बजे मेरे घर आ गए। हमने तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। मेरा एक दूर पार का कज़न अकरम मेरे साथ रहा था जो एमए कर रहा था। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे तो वो मेरे पास आके ही रहना शुरू हो गया। बहुत ही सादतमंद लड़का था। हमारे घर के तकरीबन सारे काम उसने संभाल रखे और मेरी एलिया भी उससे बहुत खुश थी। अभी क्योंकि एलिया कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के घर गई हुई थी तो हम कुछ आज़ादी से यहाँ पे अपना काम कर सकते थे। अकरम ने तकरीबन सारी चीज़ें सेट कर दी थी, एलसीडी, लैपटॉप, माइक्स और ब्रीफिंग की जो कॉपियाँ थी जिनमें सारा राइटअप पड़ा हुआ था और रोस्टर नाश्ता वगैरह ये लोग करके आए हुए थे। इसलिए हमने सोचा कि हम स्टेट बिजनेस की तरफ चलते हैं। चोरपुर से नूरपुर तक आज से तकरीबन 100 साल या उससे कुछ ऊपर ये इलाका एक जंगल था। सारी ज़मीन बंजर थी, कहीं कहीं जंगली दरख्त
या झाड़ियाँ थीं और जंगली जानवर जैसे अजदा, से और लूमड़ियाँ ये दंदनाते फिरते थे। ज़मीन बंजर थी, कुछ इलाका काबिल काश्त अगर था भी तो बहुत कम लोग इसको काश्त करते थे। ज़मीन की वैल्यू आप यूँ समझ लें कि अगर किसी को घर बनाने के लिए, छोटा मोटा फार्म बनाने के लिए ज़मीन ज़रूरत होती थी तो ज़मींदार उसको बगैर किसी मुआवजे के भी देता था कि आप जितना अरसा आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं करें। इस पूरे हज़ारों एकड़ के इलाके में सिर्फ एक इंसानी आबादी थी और वो भी इस पूरे दश्त के ऐन वस्त में। ये कस्बा चंद हज़ार नफूस पे मुश्तमिल था और इसकी अक्सरियत का पेशा चोरी, डाका ज़नी और कुछ लोग खेती बाड़ी भी करते थे और बाकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात जैसे तरखान, लोहार, नाई, मोची, तकरीबन सब एक मुकम्मल कस्बे की सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर यूँ हुआ कि कहीं से एक दरवेश कस्बे में आ गए। जिन लोगों ने उनको शुरू में देखा वो उनकी जलाली शख्सियत से बहुत मुतासर हुए, या यूँ कहना चाहिए कि वो डर गए। बड़े लेम फेम, उनकी बड़ी सफ़ेद नूरानी चेहरा और सफ़ेद दाढ़ी, एक बड़ा सा चूहा पहने रखते थे और एक हाथ में उनकी एक लाठी। कस्बे में पहुंचते ही उन्होंने कस्बे की सबसे बड़ी मस्जिद में क़याम फरमाया। यहाँ के लोग बहुत ज़ईफ़ इत्तेक़ाद थे, इसलिए इस तरह के बुज़ुर्गों के वो बहुत मुतक़िद होते थे। मस्जिद के इमाम ने बाबा जी को हुजरे में पहुँचा दिया, वहाँ पे उनकी रिहाइश का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया। दूसरे दिन से बहुत से लोग मुख्तलिफ अनवा अक़साम के पकवान लेकर बाबा जी के पास हाज़िर हुए, लेकिन बाबा जी ने वो सारा खाना पीना गरीबों में तकसीम कर दिया। लोगों को समझ आई कि बाबा जी का पसंदीदा खाना मूंग की पतली दाल और 2 फुलके। लोगों ने एक बहुत अच्छे कुक को मुतय्यन कर दिया कि वो बाबा जी के खाने के औकात में उनको ये चीज़ें गर्मा गर्म हालत में मुहैया करे। उस खानसामा ने बाबा जी को कहवे पे भी लगा दिया। बाबा जी को कहवा बहुत पसंद आया और वो तकरीबन दिन में 2-3 मरतबा फरमाइश करते कि कहवा दिया जाए। लोग बाबा जी के पास आते, अपनी अपनी तकलीफ बयान करते और कहते कि बाबा जी कुछ तावीज़ दें, कुछ दुआ करें। बाबा जी गुस्से से कहते उससे मांगो जो सबको देता है, जो मुझे भी देता है, मुझ फ़कीर से क्या मांगते। लेकिन लोगों के बहुत इसरार पर वो कुछ दुआ फरमा देते, कुछ कागज़ पे लकीरें डाल के उनको देते और हैरत अंगेज़ तौर पे अक्सर लोगों की मुरादें पूरी हो जाती। बाबा जी को आए हुए तकरीबन 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन जुम्मा की नमाज ख़त्म होने पे जब नमाजी जाने लगे तो बाबा जी खड़े हो गए और जलाली आवाज़ में बोले, बैठे रहो। बाबा जी कहने लगे, मुझे पता है कि तुम में से एक बड़ी अक्सरियत चोरी, चिकारी, डाका ज़नी करती है, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आज से ये काम बंद कर दो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। लोगों ने बाबा जी की बात सुनी, लेकिन उन्होंने एक मामूल का बात समझ के कुछ और न किया। फिर कुछ दिनों बाद यूँ हुआ कि जो चोर भी घर से चोरी की नीयत से निकलता, अपने घर की दहलीज पार करते ही वो नबीना हो जाता, उसको कुछ दिखाई ना देता। वापस घर में आता, फिर उसकी बिनाई बहाल हो जाती। घर से अगर वो किसी और काम से निकलता, कुछ खरीदारी करने, अपने किसी और जायज़ काम से निकलता, तो उसकी बिनाई बहाल रहती। बाकी लोग जो अपना अपना रिज़्क़ हलाल कमाते थे, उन पे इसका कुछ असर ना हुआ। कुछ अर्सा तक तो चोरों लुटेरों को कुछ बात समझ ना आई। फिर शायद उन्हें समझ आई कि शायद ये बाबा जी ने जो गुस्सा फरमाया है ये उसका नतीजा। इसके बाद लोगों ने चोरी चिकारी तर्क कर दी और जो कुछ उनके पास जमा पूंजी थी उससे कोई कारोबार, खेती बाड़ी शुरू कर दी। लोग अब भी शाम के टाइम पे बाबा जी के पास जाते, उनसे कुरान और हदीस की बातें सुनते, अपने मसाइल बयान करते। बाबा जी ने एक दिन उनको कहा कि ये जो हमारा जंगल है, यहाँ पे एक दिन बहुत
बड़ा आज़ीम शान शहर बनेगा। बाबा जी का एक शेड्यूल था, वो असर के टाइम पे मस्जिद के सहन में आ जाते और इलाके के बहुत सारे लोग जिनमें मर्द, बच्चे, ख़वातीन, वो आकर उनकी बातचीत सुनते। औरतों और मर्दों के दरमियान एक बहुत बड़ा पर्दा लगाया गया था। बाबा जी पहले कुरान और हदीस का दर्ज देते, फिर लोगों से उनके मसाइल सुनते। ज़्यादातर लोग बाबा जी से दुआ फरमाने का कहते। किसी का कोई रिश्तेदार बीमार है, किसी को रोज़ी की किल्लत है, किसी की औलाद नहीं है, बाबा जी अक्सर गुस्सा फरमाते थे कि जो चीज़ मेरे बस में नहीं है वो उससे मांगो जो सबको देता है। बाबा जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि ये पानी बहुत मुंतकिम मिजाज होता है, इससे प्यार करें, इसकी इज्जत करें, ये आपसे प्यार करता है, आपकी इज्जत करता है, लेकिन अगर आप इसको ज़ाया करें, इसकी इज्जत ना करें तो बाज़ औक़ात ये आपको नुकसान भी पहुंचा दे। फरमाते थे वज़ू करना है तो पानी किसी ऐसी जगह बहाओ जहाँ कोई पौधा हो, कोई फसल हो। पानी जब पियो तो जितनी हाजत हो उतना पानी प्याले में डालो। अगर पानी बच जाए तो प्याले को ढांप दो। जो अल्लाह ताला ने साफ पानी के नदी नाले बनाए हैं उन्हें गंदा मत करो। लोग बाबा जी की बातों को गौर से सुनते और उन पर अमल करते। नए शहर की आबाद होने के बारे में बाबा जी कभी कभार फिर वही बात दोहराते। उस शहर की कोई एक खसूसियत बताते कि उसमें इस तरह बड़ी बड़ी सड़कें होंगी, बड़े बड़े महलात होंगे और दुनिया जहान के लोग वहाँ पे रहेंगे। फिर आखिर में फरमाते लेकिन बाबा जी लेकिन का जवाब नहीं देते थे। लोग पूछते तो वो ऊपर इशारा कर देते, कहते लेकिन का उसी को पता है, वो बताए तो मैं आपको बताऊं, वो नहीं बताता तो फिर खामोश रहे। रवायत है कि उन दिनों एक खातून जिसके बेटे को फांसी की सज़ा का हुक्म हुआ था वो बाबा जी के पास आई और रो रो के दरख्वास्त करने लगी कि मेरे बेटे को रहाई के लिए दुआ फरमाए, उससे रहा। बाबा जी गुस्सा फरमाते कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, मुझ फकीर को क्यों ख्वार करते हो। लेकिन वो औरत भी अजीब ढीठ साबित हुई। वो मस्जिद की दहलीज पे बैठी रहती और जब भी बाबा जी नमाज से या लोगों से फारिग होते कहते मेरे बेटे को बचा। बाबा जी गुस्सा फरमाते, कहते इसको ले जाओ यहाँ से। उस खातून के बेटे को मुल्क की आला तरीन अदालत ने सजाए मौत का हुक्म दिया था। अब एक ही उम्मीद थी कि अगर सदर ममलकत उसकी सजा माफ़ कर दें, लेकिन सदर ममलकत का ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि उन्होंने आज तक किसी की सजा माफ़ नहीं की। वो औरत थोड़ी देर के लिए अपने घर जाती, फिर आके बैठ जाती। एक दिन बाबा जी ने गुस्से से फरमाया, जा दफा हो जा, तेरा बेटा फाई नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद सदर ममलकत के पास उस शख्स की दरख्वास्त गई तो उसको बरी कर दिया। ये रवायत बहुत मशहूर थी। उसके अलावा जो उनके नौजवान जो बाबा जी से तालीम हासिल करते थे वो कुछ अर्से बाद दूर दराज इलाकों में जाके इस्लाम की तबलीग करते, अच्छे तरीके से लोगों को इस्लाम पे अमल करने की तरीके बताते और तरवीज दीन का एक काम करते रहते। बाज़ लोग कहते हैं कि उनमें कई बहुत बड़े रूहानी दर्जात पर भी फायदे हैं। फिर एक दिन फजर के वक्त बाबा जी के लिए नाश्ता ले जाया गया तो बाबा जी नहीं उठे। उस कुक ने बाबा जी को 4-5 दफ़ा बुलाया, फिर हल्का सा उनके कंधे को हरकत देने की कोशिश की। फिर वो रोता हुआ हुजरे से बाहर आ गया और खतीब साहब के पास चला गया, उनको बताया। खतीब साहब फौरन गए, उन्हें पता चल गया कि बाबा जी अपने मालिक के पास चले। वो चंद दिन नूरपुर के बासियों पे बहुत भारी थे। लोग गमगीन हर वक्त बाबा जी के लिए दुआएं करते रोते। फिर वहाँ पे एक वसी रकबे में बाबा जी का मज़ार बना दिया गया जहाँ पे लोग आके बाबा जी के लिए दुआएं फरमाते, जहाँ लोग आकर बाबा जी के लिए दुआ करते और मन्नतें मांगते। लोग फिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, लेकिन बाबा जी के मज़ार पर हाजिरी बढ़ती चली। कुछ अर्सा बाद पता चला कि सदर ममलकत ने दारुल हुकूमत को एक साहिली शहर से यहाँ पे
मुंतकिल करने का प्रोग्राम बनाया। ये खबर फैलने की देर थी कि वो जंगल बियाबान जिसकी ज़मीन को कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं खरीदता था, वहाँ पे लोगों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। बैरून मुल्क से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाएंगी और उन्होंने एक शहर का नक्शा डिज़ाइन किया और धीरे धीरे उस पर काम शुरू हो गया। कुछ अर्सा गुजरा तो एक शहर की शक्ल बनने लगी। शहर के नज़दीक ही पानी की सप्लाई के लिए एक डैम बना दिया गया और शहर को वहाँ से पानी सप्लाई किया जाने लगा। देखते ही देखते पूरे जंगल बियाबान एक बहुत खूबसूरत शहर की शक्ल इख्तियार करने लगा। बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ दरख्तों के बीज मंगाए गए और उनको जहाज़ों के जरिए स्प्रे किया गया, जिससे पूरे इलाके में हर तरफ दरख्त ही दरख्त हो गए। शहर तेज़ी से तरक्की करता गया। ज़मीनों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। नए नए सेक्टर बनने लगे, नए नए पार्क बनने लगे। नज़दीक ही एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया जो कि पुराने वाले एयरपोर्ट से बहुत बड़ा था। अब इस एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए जितना भी रास्ता था उसके दोनों तरफ नई नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनने लगी। इस्लामाबाद खुद भी फैल रहा था। एक से एक खूबसूरत बिल्डिंग, एक से एक खूबसूरत घर, महलात। दूसरे ममालिक के लोगों ने भी अपने ममालिक के लिए वहाँ पे ज़मीनें ली और अपने सफारत खाने बनाए। पानी की बहुत फरावानी थी, इसलिए मुख्तलिफ जगह पे पार्क भी बनाए गए और ग्रीन बेल्ट भी बनाई। नज़दीक ही एक बहुत बड़ी मस्जिद भी बना दी गई। शहर तरक्की करता गया और एक वक्त वो आया कि वो ज़मीन जो कौड़ियों के मूल कोई नहीं लेता था, वो करोड़ों और अरबों रुपए तक चली गई। लोग दूसरे शहरों से भी यहाँ पे शिफ्ट होने लगे। फिर ये हुआ कि महकमा मौसमियात ने बताया कि एक फैक्टर होता है मौसमियात का, लयाना। इसमें 10 साल तक बारिशें या तो होती ही नहीं या होती हैं तो बहुत कम। लोगों ने इसको एक मामूल की खबर के तौर पे सुना। फिर ऐसा हुआ कि डैम में पानी कम होने लगा। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रोड के दोनों तरफ जो बेशुमार सोसाइटियाँ थी, उन्होंने बोरिंग करके और हर उस तरीके से जिस तरीके से पानी निकाला जा सकता है ज़मीन की गो को खाली करने लगे। बहुत से माहिरीन ने लोगों को वार्न भी किया कि इस तर्ज ज़िंदगी पे थोड़ा सा रिव्यू किया जाए, लेकिन हर बंदा अपने पैसे कमाने की धुन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाओ। फिर पानी ऐसे कम होना शुरू हो गया कि उस शहर की इंतज़ामिया को फिक्र लाक हो गई। उन्होंने पहले तो वाटर इमरजेंसी नाफज कर दी, उसमें पानी की राशनिंग कर दी गई, गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी थी। फिर पानी की सप्लाई को शेड्यूल के मुताबिक कर दिया गया। सुबह कुछ देर के लिए पानी आता और शाम को कुछ देर के लिए पानी आता, लेकिन ज़ेरे ज़मीन पानी मुसलसल कम होता जा रहा। फिर वो वक्त भी आया कि पानी की सप्लाई चंद बाल्टियों तक महदूद कर दी। अब लोगों में एक खौफ और रास की कैफियत पैदा हो गई। लोग अपने घर ज़मीनें बेचकर अपने हवाई शहरों या दूसरे शहरों में शिफ्ट होने लगे। करोड़ों के घर लाखों में ऑफर करने के बावजूद कोई लेने को तैयार नहीं। दूसरे ममालिक की एम्बेसीज को करीबी शहरों में शिफ्ट कर दिया गया। फिर वो वक्त भी आया कि पानी हल्का मटियाला सा आने लगा। लोगों की कसीर तादाद अब उस शहर से जा चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी तक किसी उम्मीद पर वहाँ बैठे हुए थे। मटियाला पानी आने के बाद बिल्कुल काला पानी आना शुरू हो गया। लोग अपने घर पर छोड़कर बहुत तेजी से जाने लगे और ज़्यादातर घर उसी हालत में छोड़ दिए गए। कुछ अरसे बाद वहाँ पे लोग न होने के बराबर थे। कुछ गरीब जिनका कुछ नहीं था वो कहीं ना कहीं बैठे रहते। ज़्यादातर जंगली जानवर घूमते फिरते। घरों के अंदर सामान भी बाज घरों में उसी तरह पड़ा था जिस तरह पहले था। गाड़ियाँ खड़ी थी, दरख्त खड़े थे लेकिन जैसे जल चुके हों, उनके पत्ते जर्द हो गए थे, ज़्यादातर के पत्ते गिर गए थे। फिर इस शहर को महकमा आसार कदीमा ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसकी एक मुकम्मल सर्च की गई। कहते हैं कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग घरों के अंदर मुर्दा पाए गए जो अपनी बीमारियों की वजह से चल फिर नहीं सकते थे। आर्कियोलॉजी वालों ने तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम घरों को सील कर दिया। कुछ अर्से बाद यूएनओ ने इसको एक कॉमन विरासत करार दे दिया
اس کے بعد اس پر بہت کام ہوا. جہاں جہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے آتے ان جگہوں میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے جن میں اردو اور انگلش میں اس سیکٹر کے بارے میں تمام معلومات درج تھی. لوگ دوسرے شہروں سے بھی آ کے یہاں پہ گھومتے پھرتے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل. نورپور کے لوگوں کو شاید اس لیکن کا پتہ چل گیا تھا اور وہ جو بابا جی پانی کے بارے میں کہتے تھے. خدا حافظ.